हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो हमारा फंडामेंटल राइट्स का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 के बारे में। ठीक है, इजी पोर्शन है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, डू वॉच योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों की लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कुछ पूछना चाहते हो तो टेलीग्राम के थ्रू भी पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। जेन्युइन क्वेरीज की यानी जो भी जेन्युइन क्वेरीज रहेंगी उनका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं, कुछ नॉनसेंस बकवास किए बिना। चलो फिर देखो भाई, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तब आर्टिकल 12 में आपको स्टेट में कौन कौन आएगा, क्या क्या इंक्लूड होगा, इसके बारे में बता दिया गया है। ठीक है, लेकिन कौन आता है ये हमको देखना है, क्योंकि स्टेट जो है फंडामेंटल राइट्स में बहुत बार यूज कर दिया गया है। लेकिन स्टेट यानी होता क्या है, ये आपको समझ के लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे वहाँ पे काफी जगह आपको स्टेट 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 ऐसे मिलेगी, स्टेट रेस्ट्रिक्शंस वगैरह है, स्टेट पे रेस्ट्रिक्शंस लगे। लेकिन ये स्टेट होता क्या है, ठीक है, वो देखेंगे। यानी स्टेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट किस में दी है, आर्टिकल 12 में दी है। ठीक है, और पार्ट 3 में दिया है। वही पार्ट 3 तो फंडामेंटल राइट्स में है, फंडामेंटल राइट्स तो पार्ट 3 में ही आता है, तो ऑब्वियसली ये 3 में तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 12 डिफाइंस द डेफिनेशन, आर्टिकल 12 डिफाइंस द स्टेट। स्टेट में कौन आता है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे यहाँ पे क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी दो हाउसेस है। ठीक है, पार्लियामेंट में। ठीक है, यहाँ पे आता है राज्यसभा, यहाँ पे आता है लोकसभा। ठीक है, और फिर पार्लियामेंट में जो बसती है वो गवर्नमेंट। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट है इसे कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव। और जो पार्लियामेंट है, जो दोनों हाउसेस है, इन्हें कहा जाता है लेजिस्लेचर, इन्हें कहा जाता है लेजिस्लेचर। ये बात आपको यहाँ पे समझ के लिए अच्छे से। सेम स्टेट में जाते तो यहाँ पे रहता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कई स्टेट पे आपको बाई कैमरलिज्म मिलेगा तो कहीं पे आपको यूनिकैमरलिज्म मिलेगा। अब ये बाई कैमरलिज्म और यूनिकैमरलिज्म क्या होता है, बाई कैमरलिज्म का मतलब यही होता है कि दो हाउसेस होना, और यूनिकैमरलिज्म का मतलब होता है कि वन हाउस होना। ठीक है, तो कुछ स्टेट में आपको दो हाउसेस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और कुछ स्टेट में आपको एक हाउसेस देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ये हो जाती है लेजिस्लेचर। ठीक है, और जो गवर्नमेंट बनती है स्टेट में वो जाते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या आ जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या है, 3 टियर गवर्नमेंट। जैसे कि सबसे ऊपर आएगी यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, और फिर आती है लोकल गवर्नमेंट, जिसे ग्रास रूट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, सभी के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट जो रहती है वो पूरे नेशन के बारे में डिसीजंस लेती है। स्टेट अपने कंसर्निंग स्टेट के बारे में डिसीजंस लेते हैं, और लोकल जो रहती है पर्टिकुलर एरिया कंसर्निंग एरिया के बारे में डिसीजंस लेते हैं। यानी काम का, यानी अपनी जुरिस्डिक्शन में सभी क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में सबसे पहले देखेंगे कौन आएगा, तो यूनियन गवर्नमेंट आएगी। क्या आएगा, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट में क्या आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन आ जाएगी और लेजिस्लेटिव ऑर्गन आ जाएगी। ठीक है, तब एग्जीक्यूटिव ऑर्गन यानी क्या हो जाता है, एग्जीक्यूटिव यानी होता है गवर्नमेंट आ जाएगा, और लेजिस्लेटिव ऑर्गन यानी क्या आ जाएगा, पार्लियामेंट आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ये क्या होगी, यूनियन गवर्नमेंट होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ये स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट में ही आता है। ठीक है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, सेम स्टेट गवर्नमेंट का ही देख लो। स्टेट गवर्नमेंट में क्या आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन आ जाएगा और लेजिस्लेटिव ऑर्गन आ जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में कौन आ जाएगा, गवर्नमेंट आ जाएगा, और लेजिस्लेटिव ऑर्गन में कौन आ जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी हाउस रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद ऑल लोकल अथॉरिटीज, यानी जो भी लोकल अथॉरिटीज है वो भी स्टेट में शामिल होगी। देखो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या आ रहा है, यूनियन गवर्नमेंट आ रहा है, यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और लेजिस्लेटिव ऑर्गन। स्टेट गवर्नमेंट में भी क्या आ रहा है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और लेजिस्लेटिव ऑर्गन। अब ऑल लोकल अथॉरिटीज यानी जो भी लोकल अथॉरिटीज है, जैसे कि टियर 3 गवर्नमेंट, जैसे उसमें आ जाएगी म्यूनसिपैलिटीज आ जाएगी। क्या आ जाएगा, म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत आ जाएंगे। ठीक है, और क्या आ जाएगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं। ठीक है, वो भी आ जाएंगे। एक सेकंड दे दो भाई। ओके, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भी आ जाएंगे, और जो वेरियस ट्रस्ट होते हैं इम्प्रूवमेंट, ठीक है, वो भी आ जाएंगे। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भी क्या हो जाएगा, लोकल अथॉरिटीज में आ जाएंगे। तो ये भी सभी स्टेट के अंडर में आता है, आप इसे भी स्टेट कह सकते हो, यानी डेफिनेशन ऑफ स्टेट में ये कवर होता है।
उसके बाद देखो स्टेचुटरी एंड नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटी। सबसे पहले तो ये समझ के लो स्टेचुटरी यानी क्या होता है। स्टेचुटरी यानी ऐसा होता है कि मान लो कोई बॉडी अगर लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है, एस्टेब्लिश बाय द स्पेसिफिक लॉज, ठीक है, या फिर एस्टेब्लिश बाय द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसे कहा जाता है स्टेचुटरी बॉडी। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश नहीं होती है उसे कहा जाता है नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है। स्टेचुटरी यानी कहते हैं स्टेचुटरी अथॉरिटी यानी ऐसी अथॉरिटी जो एस्टेब्लिश कर दी गई है बाय द लॉ, ठीक है, या फिर थ्रू द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उसे आप कहोगे स्टेचुटरी एंड नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटी। तो स्टेट में बेसिकली स्टेचुटरी एंड नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटीज भी आ जाएगी। तो स्टेचुटरी और नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटी में जैसे कि मान लो कि LIC, ONGC, सेल, ठीक है, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि स्टेचुटरी एंड नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटी क्या होता है। ऐसे ऑर्गन्स जो लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं, यहाँ पे जो लॉ के बिना एस्टेब्लिश नहीं हुए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते। उसके बाद क्या है, ऑल एजेंसीज एंड प्राइवेट बॉडी। ठीक है, यानी जो भी कुछ एजेंसीज रहेंगी, ठीक है, जो गवर्नमेंट से यानी रिलेटेड रहेगी, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी स्टेट के डेफिनेशन के अंदर में आ जाएगी। जैसे देखो, द स्टेट हैज बीन डिफाइंड इन ए वाइडर सेंस सो एज टू इंक्लूड ऑल इट्स एजेंसी, यानी बेसिकली मान लो यूनियन गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है, वो भी स्टेट के अंदर डिफिनेशन ऑफ द स्टेट में आ जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है, वो भी स्टेट के अंदर में आ जाएंगी। ठीक है, वैसे भी लोकल अथॉरिटीज की जो भी एजेंसी रहेंगी वो भी क्या हो जाएगी, स्टेट के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, प्राइवेट बॉडी भी क्या स्टेट के अंदर में आती है, जी हाँ भाई, प्राइवेट बॉडी भी स्टेट के अंदर में आती है। जैसे मान लो कि कोई प्राइवेट बॉडी है लेकिन वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, गवर्नमेंट से कंसर्न है उसका, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगी, वो भी स्टेट के अंदर आ जाएगी। यानी अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इवन ए प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट। मैंने कहा ना कि मान लो कि कोई प्राइवेट बॉडी है, गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है, ठीक है, प्राइवेट बॉडी है लेकिन गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है, वो भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12, यानी अंडर आर्टिकल 12 में वो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ऑल एजेंसीज यानी गवर्नमेंट की जो भी एजेंसीज रहेगी वो भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंडर में आ जाएगी। और प्राइवेट बॉडी, ठीक है, अब देखो ये प्राइवेट है, ठीक है, अलग से एस्टेब्लिश की गई, लेकिन ये गवर्नमेंट के अंडर में है, ठीक है, गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट, एज ए गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट करके काम करेगी, गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, तो वो भी क्या हो जाएगी, स्टेट के अंडर में आ जाएगी। तो बेसिकली आर्टिकल 12 में ये सब आता है। आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल डिफाइन करता है स्टेट। ठीक है, तो स्टेट में कौन आ जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट आ जाएगा, उसके जो भी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो हो जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा, उसमें भी उसकी जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो आ जाएंगे। ऑल लोकल अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत, म्यूनसिपॉलिटीज, ठीक है, ये सभी आ जाएंगे। स्टेचुटरी एंड नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटीज आ जाएगी, LIC, ONGC। ठीक है, स्टेचुटरी यानी क्या होता है कि ऐसी अथॉरिटी जो एस्टेब्लिश कर दी गई है, ठीक है, बाय द स्पेसिफिक लॉ या फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, उसे कहा जाता है स्टेचुटरी। ऑल एजेंसीज यानी गवर्नमेंट की सभी एजेंसीज भी स्टेट के अंदर में आ जाएंगी। प्राइवेट बॉडी, मान लो कोई प्राइवेट बॉडी है लेकिन गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है, तो वो भी क्या हो जाएगी, वो भी स्टेट के अंडर में आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, क्या नहीं होती है, स्टेट स्टेट के अंडर में क्या आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद देखो कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, बेसिकली आर्टिकल 13 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यानी हम ऐसे लॉज के बारे में जानेंगे, बेसिकली ये जानेंगे कि लॉ क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, किसको हम लॉ कहेंगे, किसको हम लॉ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली लॉज इनकंसिस्टेंट यानी ऐसे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 13 उसके अगेंस्ट में क्या हो सकता है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो पढ़ते हैं अभी। देखो, आर्टिकल 13 declares that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void. Okay, it is expressly provides for the doctrine of judicial review. Okay, तो बेसिकली यही कर रहे हैं कि यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, यानी मान लो कोई लॉ आता है, ठीक है, या फिर हाँ कोई भी लॉ आता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, ठीक है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, जुडिशियरी के द्वारा। ठीक है, तो ये जो नल एंड वॉइड करने की जो प्रोसेस है जुडिशियरी की, इसे कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। क्या कहा जाता है, जुडिशियल रिव्यू, यानी उस पर्टिकुलर लॉ को, पर्टिकुलर
लॉ को जुडिशरी के द्वारा रिव्यू किया जाएगा अगर उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस मिलते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कुछ हार्म पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसे लॉ को जुडिशरी रिव्यू करेंगी और जो रिव्यू करने की प्रोसेस है उसे कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अगर वायलेट करते हैं तो उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्या? वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में रखना, ठीक है। आर्टिकल 13 क्या करता है? जुडिशियल रिव्यू के बारे में दिया है। क्या दिया है? जुडिशियल रिव्यू। आई होप कि आपको जुडिशियल रिव्यू क्या होता है समझ में आया होगा, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू जो पावर्स है वो सुप्रीम कोर्ट का है अंडर आर्टिकल 32, यानी अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू अपना एक्सरसाइज कर सकता है, और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट क्या कर सकता है? अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू कुछ नहीं होता है कि कोई भी लॉज आता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, तो ऐसे लॉज का जुडिशरी के द्वारा रिव्यू किया जाएगा, उसे ही कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। अगर वायलेट अगर करता है तो जुडिशरी उस लॉ को वॉइड ठहरा देगी, नल एंड वॉइड, यानी वो लॉ इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ये पावर एक्सरसाइज करता है और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ये पावर एक्सरसाइज करता है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, जिस तरह से हमने स्टेट में क्या क्या आता है दिखा था, तो उसी तरह लॉ में क्या क्या आएगा कि जिसे हम लॉ कहेंगे, ठीक है। तो क्या होता है देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं परमानेंट लॉज। एक आ जाएगा परमानेंट लॉज, ठीक है। परमानेंट लॉज यानी कौन से लॉ? ऐसे लॉज जो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा इनेक्ट किए गए हैं उसे हम कहेंगे परमानेंट लॉ। परमानेंट लॉज में क्या ध्यान में रखना है आपको? ऐसे लॉ जो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा इनेक्ट कर दिए गए हैं उसे आप कहोगे परमानेंट लॉज, ठीक है। उसके बाद टेम्पररी लॉज या फिर ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। टेम्पररी लॉज क्या होता है? टेम्पररी लॉज यानी मान लो कोई ऑर्डिनेंस, जैसे कि प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसने कुछ एक ऑर्डिनेंस ला दिया, ठीक है, और गवर्नर है जिसने कुछ ला दिया, एक ऑर्डिनेंसेस ला दिया। ऑर्डिनेंसेस यानी जो वक्त पे लाया जाता है इमरजेंसी में कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, वो एज ए लॉ करके ही काम करता है, ठीक है। तो टेम्परेरी लॉज में इतना ध्यान में रखना कि ऑर्डिनेंसेस। परमानेंट लॉज में पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा एनेक्ट किए गए लॉज। टेम्परेरी लॉज में ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, जो लाए जाते इशू किए जाते प्रेसिडेंट एंड स्टेट गवर्नर के द्वारा। ये ऑर्डिनेंसेस क्या होता है ये आगे चल के आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट। स्टेच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट भी किस में आ जाएंगे? लॉ में आ जाएंगे, ठीक है। यानी स्टेच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट मान लो कि कोई एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेशन है, किसी ऑर्डर के द्वारा, बाय लॉ के द्वारा, ठीक है, रूल है एक आधा, ठीक है, रेगुलेशंस है या फिर नोटिफिकेशन के द्वारा जिसे एनेक्ट किया जाता है उसे आप कहोगे स्टेच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट। स्टेच्यूटरी का मीनिंग मैंने पिछले स्लाइड में ही आपको समझा दिया है, यहाँ पे स्टेच्यूटरी, ठीक है, बस वही वाला स्टेच्यूटरी है ये, ठीक है। कि मान लो कोई लेजिस्लेशन है, ठीक है, ये जो लेजिस्लेशन है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, ठीक है, जैसे कि मान लो ऑर्डर है, कुछ बाय लॉ है, रूल ला गया है कोई, कुछ मान लो कि रेगुलेशंस है, नोटिफिकेशंस है, ठीक है, तो इसको क्या कहोगे आप? स्टेच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट। तो स्टेच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट में भी अंडर आर्टिकल 13 में आ जाएगा लॉ की इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ। अब ये क्या होता है नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ? देखो नॉन लेजिस्लेटिव कि मान लो कि कोई यहाँ पे कुछ लेजिस्लेट नहीं किया गया, लॉ वगैरह नहीं बनाया गया, लेकिन जो प्रथाएं, जो ट्रेडिशंस है चलती आ रही है, कस्टम्स मानो, यूजेस मानो, ठीक है, जिसका लॉ फोर्स जैसी क्या है, फोर्स ऑफ लॉ, नहीं नहीं, यूजेस जैसा फोर्स ऑफ लॉ जैसी है, उसे क्या कहोगे आप? नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स। कोई भी कस्टम पकड़ लो जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन उसे कोई लॉ वगैरह से एनफोर्स नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन वो चलता आ रहा है, ठीक है, उसे क्या कहोगे आप? नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ कहोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब देखो कि does not only your legislation but any of the above can be challenged in the courts as violating the fundamental rights and hence can be declared, ठीक है। मान लो इनमें से कोई भी अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है, इनमें से कोई अगर आपका क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट करता है, ठीक है, तो उसे क्या है? वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? वॉइड, यानी वो इनवैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा,
समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। तो आर्टिकल 13 बताता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, इसके साथ लॉ में क्या क्या आएगा ये भी बताया। तो परमानेंट लॉज आ जाएंगे, उसके बाद टेम्पररी लॉज आ जाएंगे, स्टेचुटरी इंस्ट्रूमेंट भी आ जाएंगे और नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज भी आ जाएंगे। ठीक है। अब देखो जी, ये तो हो गया, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है क्या वो लॉ में आती है या नहीं आती है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट हो रही है। ठीक है, जैसे कि मान लो 44th अमेंडमेंट हुई थी। ठीक है, तो ये 45th अमेंडमेंट लॉ है या नहीं है, ये हमें देखना है अभी। ठीक है, तो कौन देखो, आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ एंड हेंस कैन नॉट बी चैलेंज। तो आर्टिकल 13 क्या कर रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये लॉ नहीं है। ठीक है, ये लॉ नहीं है, इसीलिए इसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप देख रहे हो, अगर इनमें से कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, ठीक है, इसे जुडिशियरी में वॉयल यानी चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर आता है तो आर्टिकल 13 कह रहा है कि वो लॉ में नहीं आएगा, इसलिए उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट ए लॉ अंडर आर्टिकल 13, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। बेसिकली इसीलिए इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ साल बाद क्या होता है, केशवानंद भारती केस 1973 आता है और वो क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन कब? जब वो क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करेंगे। ठीक है, यानी ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसे अगर वो वॉयलेट करते हैं तो उस अमेंडमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। ये केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। असर्शन एंड रीजन वाला अगर क्वेश्चन आपको आता है, हालांकि ऐसे आएंगे और क्वेश्चन अभी यूपीएससी में, क्योंकि इसी पैटर्न में यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ अंडर आर्टिकल 13, और फिर ये रीजन में दिया होगा कि केशवानंद भारती केस में कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया जा सकता है इफ इट वॉयलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उनको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉयलेट करती है तो क्या हो जाएगा, उसे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। ठीक है, और उस जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको वॉइड डिक्लेयर यानी इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, however, the Supreme Court held in the Kesavananda Bharati case 1973 that a constitutional amendment can be challenged on the ground that it violates fundamental right that forms a part of the basic structure of the Constitution and hence can be declared as void, और उसे void भी डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि ऐसे लॉज जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ, उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और ये जो प्रोसेस है इसी को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू समझ में आ गया, तो जुडिशियल रिव्यू आएगा अंडर आर्टिकल 13 में। इसी के साथ आर्टिकल 13 लॉ में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये भी डिफाइन करता है। तो लॉ में क्या आएगा, परमानेंट लॉज आएंगे, टेम्पररी लॉज आएंगे, स्टेचुटरी इंस्ट्रूमेंट आएंगे और नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज आएंगे। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है? जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है क्या? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है, इसलिए इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है जो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, तब उसको चैलेंज कर दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे चैलेंज करने की बात हो रही है फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे चैलेंज करने की बात हो रही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है क्या? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है, सिर्फ उसको चैलेंज किया जा सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट करता है तो। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ। लॉ है क्या? लॉ नहीं है। ठीक है, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में दिया था? केशवानंद भारती केस 1973 में दिया था। ये बहुत इसेंशियल है कंटेक्स्ट, इंटरव्यू में, मेंस में ऐसा कंटेक्स्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप का आपको आर्टिकल 12 एंड 13 समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।